हम्म, ठीक है। अब क्लास शुरू करते हैं। कल जैसा कि हमने पॉलिटी के कुछ पार्ट शुरू का ब्रीफ इंट्रो डिस्कस किया था, कुछ पार्ट्स और स्केड्यूल डिस्कस किया था। और उम्मीद है कि बाद में आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। क्लास को एज इट इज हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को दूसरी जो बुक्स हैं, इस रिसोर्सेस, तो उसको सबको सामने रख के बहुत कंसाइज वे में बनाया है। इसको, क्लास नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से मेमोराइज करें। तो उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि 30 to 35 क्वेश्चंस जो है, ये 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस अराउंड, ये हमारे नोट्स, हमारी क्लास और हमारे हमारी टेस्ट सीरीज से आपके कवर हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि सब लोग अच्छे से इसको करें, एक बार क्लास, बाद में रिवाइज करें, टेस्ट अटेम्प्ट करें, और कोई लापरवाही, कोई निग्लिजेंस न रखें। तो इंशाल्लाह इससे कवर होगा सिलेबस, और सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू की कॉल आएगी। और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद एमओसीएच में आसानी ये होती है कि उसमें पूरे 3 टाइम्स क्वालिफाई होना, जैसे लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो अगर इस बार भी नहीं हुए तो इंटरव्यू की कॉल से आप लोग डायरेक्ट अंदर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था हमने कल की क्लास में। उसमें ये कीवर्ड्स थे जो सेलिएंट फीचर्स थे, उसको एक बार ब्रीफ रिवाइज करते हैं। कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी वजह है, कॉजेज मैंने कल डिस्कस किए थे कि डाइवर्सिटी इतनी है इंडिया में, या स्टेट सेंटर, या इनके रिलेशंस, या और बहुत सारी दूसरी कॉजेस की वजह से लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्सेज बहुत ज्यादा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। उस जमाने में जितनी अहम अहम कॉन्स्टिट्यूशंस थे, सबसे बोरो किया गया है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सोवरेन है, अपने लॉ खुद बना सकता है। सोशलिस्ट है कि इस जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है ऑन बाय या कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करते हैं, इक्वालिटी रिड्यूस करते हैं। सेकुलर है, सेकुलर इंडियन सेकुलरिज्म का दो दो लाइन की डेफिनेशन होती है। नंबर एक, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। और नंबर दो, कि ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। तो ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नहीं होता है, ये इंडियन सेकुलरिज्म में होता है। डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट होता है, हेरेडिटरी मोनार्क नहीं होता। फेडरल सिस्टम है कि कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्ट्रॉन्ग, और कुछ पावर सेंटर के पास एक्स्ट्रा है जो स्टेट के पास नहीं है। तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जब हम स्टेट करेंगे तो इसको तफसील से करेंगे। जैसे डिफेंस है या सिटीजनशिप है, तो इस सब के लॉ सिर्फ स्टेट बना, सेंटर बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। तो यूनिटरी बायसनेस है। हेलो जी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो डिस्कस करेंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुछ पार्ट आसानी से सर माइक अमेंड ऊपर हो करवा जाता है, दीजिए। बदल जाता है। सर किसी का सर माइक माइक ऑफ खुला है। करवा दीजिए। माइक किसका खुला है? माइक किसका खुला है? आप लोग माइक को म्यूट कर ले। हाँ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी अभी डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, जो दूसरे ऑर्गन्स या दूसरी बॉडी हैं गवर्नमेंट की, उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। कि हाई कोर्ट का कोई फैसला आप विधानसभा या विधान परिषद में उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। और इंटीग्रेटेड का मतलब हायरार्की है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिंगल सिटीजनशिप है, इंटायर कंट्री के लिए सिंगल है। और सिर्फ एक कंट्री के सिटीजन रह सकते हैं। अब अगर किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन होंगे तो इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, आर्टिकल 326 में, कि हर एडल्ट जो 18 साल का है वो वोट कर सकता है, राइट टू वोट है उसका। ये कुछ पार्ट्स किए थे हमने। तो 22 पार्ट्स, 8 स्केड्यूल, और इतने आर्टिकल थे, 395। बाद में पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड सिर्फ पार्लियामेंट करता है, स्टेट असेंबलीज नहीं करती हैं। फिर पार्लियामेंट ने अमेंड करके इतना एडिशन किया था, जिसमें अहम अहम पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं। 4A, 9A और 9B। तो 4A और 9A ये अहम है। 4A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, 42nd से ऐड हुआ है।
और 9A ये म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है, 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। और ये तो स्केड्यूल पहले 8 थे ओरिजिनली, फिर 12 हुए। अब 12 में 4 ऐड हुए हैं, तो 4 में से ये 3 लास्ट के, ये हमको याद होना हर हाल में जरूरी है। 10 जो है एंटी डिफेक्शन दल बदलू कानून, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर आप जाते हैं या एक पार्टी की रिट के खिलाफ या जो उसने कहा है उसके खिलाफ वोट करते हैं, तो आपकी वो पार्टी उस मेंबरशिप खत्म हो जाएगी एमपी एमएलए की। तो वो 10th स्केड्यूल में है। और 52nd से है। 11th स्केड्यूल पंचायत के बारे में है, 73rd अमेंडमेंट से है। इसमें 29 आर्टिकल्स हैं जो क्वेश्चन आता है। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपालिटीज के बारे में है, बाद में ऐड हुआ है। और इसमें शायद 18 है, 74th से ऐड हुआ है। पार्ट्स थे ये, पार्ट्स हमने सबने देखे हैं। शुरू के 5 पार्ट्स, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडम एफडीज, ये 5 बहुत अहम है, ये याद होना है। फिर पंचायती राज का और म्यूनिसिपालिटीज का 9 और 9A, आर्टिकल 243। और उसके बाद पार्ट 10 है इसके, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। मैंने बताया था कि यहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज करती है, ट्राइबल एरियाज की लोकल बॉडीज को पावर देती है, ताकि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को या अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके। ये डिटेल में आगे आएगा। ये पार्ट 10 में है, स्केड्यूल और ट्राइबल एरिया। उसमें जैसे और देखी आती ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो टीवी में बहुत बड़ी ये लग रही है, एलईडी में चलते कुछ प्यारी लग रही है एलईडी तो। पार्ट 40। ये माइक भाई माइक आप बंद लोग ऑफ रखिए कर आप लें, लोग। माइक बंद कर दीजिए, बहुत रात में डिस्टर्ब हो रहा डिस्टर्ब हो रहा है। है। जी। हमें दे दी ले जी तो बंद। ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स का क्वेश्चन सर आता आप है। बंद कर ऑल दीजिए इंडिया माइक। सर्विसेज किस पार्ट में है? पार्ट 14 है। पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में है, इलेक्शन कमीशन इसके अंदर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी न्यूज में एसआईआर की वजह से। ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये 17 है, इमरजेंसी 18 है। ये दोनों 17 18। और लास्ट जो है वो पार्ट 20 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट्स हो गए। तो स्केड्यूल आप लोग ने देख लेना है, स्केड्यूल देख लीजिएगा। लास्ट के 3 स्केड्यूल ज्यादा अहम है, 8th स्केड्यूल भी अहम है। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। ये स्केड्यूल पार्ट जो है वो सॉल्व वाली, जो हमने एमओसीएच का पेपर सॉल्व किया था, उसकी पीडीएफ अपलोड हुई है ग्रुप पे, उसमें है, तो वहां से देख लेंगे। प्रियम्बल के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इससे 4 चीजें पता चलती हैं। नंबर 1 कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 2, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मुल्क की नेचर क्या है, क्या नेचर क्या है, तो वो सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। ये 5 कीवर्ड्स भी हमने डिस्कस किया था। और एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हर सिटीजन के लिए इंश्योर करना। जस्टिस 3 तरह की जस्टिस, लिबर्टी जो है 1 2 3 4 5, इक्वालिटी, इस तरह से ये चीजें देखनी है। और चौथी चीज ये पता चलती है कि किस दिन अडॉप्ट हुआ है, इन्फोर्स नहीं, इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 को। और एडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। कीवर्ड्स थे, बहुत सारे कीवर्ड्स हमने किए हुए थे पहले। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नए कीवर्ड्स हैं। इसको हमने कल किया था क्लास में, कि जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, और लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन। ये कि इसको ऐसे ही याद रखना है कि अगर आपस में एक दूसरे से मैच करना हो तो आप मैच कर ले। कि और इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब बराबर, तो कि कोई भी बड़ा नहीं होगा तो सब ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो यानी अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगा। फ्रेटर्निटी का तो लास्ट है फ्रेटर्निटी, कि ब्रदरहुड, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 वर्ड ऐड किए हैं प्रियम्बल में, जो जो बेसिक प्रियम्बल था उसमें नहीं था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। ये इंदिरा गांधी के जमाने में ऐड हुआ है 42 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं पार्ट है, तो 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट है। तो पहला बेरुबारी केस था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी कि प्रियम्बल इज
नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंदा भारती केस में अपने टर्न आउट किया था अपने पुराने वर्डिक्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट जो फाइनल वर्डिक्ट है, करंट स्टेटस है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, फिलॉसफी को बताता है। अब जैसे ये सब अगर वर्ड आते हैं कि प्रियम्बल के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको देख लेना है कि नॉट जस्टिसिएबल है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जस्टिसिएबल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, तो ये ऑप्शन गलत है। नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक उस मुल्क के पीपल और दूसरा उसको गवर्न करने वाली हुकूमत, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, उस वो पता चलता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से। वही फिलोसफी होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है? सबसे पहला नेचर, कि जो हमारे मुल्क का नेचर है वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सोवेरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये तो स्टेट है। और लोगों को राइट्स क्या मिलेंगे? तो जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। तो ये चार बेसिक राइट्स हैं। तो ये जो है ये फिलॉसफी है। सब इसी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी दो पहलू पे बात होगी। तो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जहां पे भी लिख के आए ये वर्ड, उसका मतलब होता है कि अगर उसको पार्लियामेंट जो है उसको नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। ठीक है। तो ये तो हमने कल किया था। अब ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, वरना हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब आर्टिकल जो अब भी So जी जी I बोलिए। आर्टिकल्स जो भी है, तो इसमें सारे ही आर्टिकल्स या कुछ कुछ बस मेन मेन ही हमें याद रखने होंगे? जो जो मैं बताऊंगा, या जो मेरे नोट्स में है, उसको कोशिश करनी है सबको याद करने की। जिसको मैंने रेड रेड लाइन से निशान लगाया होगा, तो वो याद करने हैं। और वैसे आर्टिकल 50 आर्टिकल्स तक आर्टिकल अहम है। उसके बाद किसी किसी बॉडी या किसी, जैसे गवर्नर का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट का है, यूनियन फाइनेंस कमीशन का है, जो किसी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, उसको रटना है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 30 to 40 आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं याद करने, 30 to 40 आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। जो अभी क्लास के साथ करिए, जब ये क्लास पूरी होगी तो एक दो पेज में जो अहम अहम आर्टिकल्स हैं, वो टेबल बना के दे दूंगा मैं। तो वहां से भी देख लीजिएगा। अभी नोट्स में जो आ रहे हैं उसको याद करिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो अब आज का शुरू करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि अभी तक प्रियम्बल की बात थी और इंट्रो था। अब यहाँ से मेन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से 4। तो इसमें से सिर्फ जो अहम आर्टिकल आपको याद करना है, देखिए उसमें आपको एक बेसिक बेसिक थीम पता होनी चाहिए आर्टिकल की। तो आर्टिकल 1, इसकी बेसिक थीम आपको सबको पता होनी चाहिए। ये बेसिक थीम क्या है इसकी? एक मिनट। तो ये हटेगा कहाँ से? हाँ ठीक है। तो आर्टिकल 1 जो है ये पता होना चाहिए कि क्या है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पहली आर्टिकल की लाइन है। तो आर्टिकल 1 है, इतना सा है। उसमें हमको दो चीजें बस इसमें पूछा जाता है। नंबर 1 कि इंडिया का दूसरा नाम आर्टिकल में क्या है, तो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो वो हिंदुस्तान नहीं भारत है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। जैसे ये यूपीएससी क्वेश्चन कहती है कि आर्टिकल 1 में इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, तो वो नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, आर्टिकल 1 क्या कहता है। और यूनियन एंड टेरिटरी का हेडिंग डालिए शुरू में, मेन पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। और पार्ट लिखिए वहां पे, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4। ठीक है। और उसके आगे एक कीवर्ड लिख लीजिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और ये सब कीवर्ड्स है। ठीक है। ये शुरू में लिख लीजिए, बिना किसी सेंटेंस के। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया भारत है, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि अभी जब इंडिया गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था, तो ये न्यूज में था आर्टिकल 1 कि इंडिया को हटा देना चाहिए, किसे, भारत भारत
उसको बाकी रखें, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इंडिया को हटा दें। तो इसलिए ये आर्टिकल 1 न्यूज रिलेवेंट है क्वेश्चंस के लिए। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ये लिख लीजिए। समझ गए? तो ये वर्ड है। फेडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है सबके पास बराबर पावर है। जैसे यूएसए जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, उसके स्टेट्स के पास बराबर पावर है। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कि इंडिया का जो सेंटर है वो स्ट्रांग है। हाँ ठीक है। तो एट प्रेजेंट इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये एक फैक्ट है, इसको एज अ फैक्ट याद करना है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है। तो अब फर्क क्या होता है कि स्टेट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी होती है, और यूटीज फंक्शन अंदर स्ट्रॉन्गर सेंट्रल कंट्रोल। तो जो यूनियन टेरिटरी होती है तो वो सेंटर का उस होल्ड उस पर ज्यादा होता है, कि कहीं कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है, और कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। तो जैसे दादर एंड नागर हवेली है, या और भी यूटीज हैं, तो इसकी अपनी असेंबली नहीं है, डायरेक्ट सेंटर से इसका एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी होता है, वो इसको गवर्न करता है। तो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 को याद करना जरूरी नहीं है, आर्टिकल 2 का थीम पता होना चाहिए। कि आर्टिकल 2 की थीम क्या है, कि पार्लियामेंट नई स्टेट बना सकता है। ठीक है। बस, नई इनटू अ यूनियन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स अंडर टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट। कि नई स्टेट्स बना सकता है। अब नई स्टेट कैसे बनाएगा? कि जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज से लेके नई स्टेट्स बना सकता है, या किसी जो बाहर की टेरिटरीज हैं उन पे कब्जा करके नई स्टेट बना सकता है, अगर इंटरनेशनल लॉज के अंदर वो आता है। तो बस इतनी याद रखना, आर्टिकल 2 क्या कहता है, कि पार्लियामेंट को पावर ये है कि नई स्टेट्स को बना सकता है। इतना। ठीक है। बहुत ज्यादा ये लैंग्वेज याद रखनी जरूरी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी थीम की क्वेश्चन आता है। इंडिया जो है नई स्टेट्स को इंडियन टेरिटरी में जोड़ सकती है पार्लियामेंट, अगर वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ना हो। ये भी शर्त आती है ना, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना जरूरी है। तो आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 की थीम याद रखना बहुत जरूरी है। कि आर्टिकल 2 का रिलेशन था कि बाहर की ऐसी स्टेट्स जो इंडिया में नहीं है, कोई टेरिटरी है, जैसे कोई मान लीजिए कि इंडियन ओशन में कोई एक टापू है, या इंडियन ओशन में कोई एक ऐसी टेरिटरी है कि जो किसी का पार्ट नहीं है, और वो जो एक मुल्क होता है तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसके आसपास का शायद कुछ एक मील है, 20 मील या कितना एरिया उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है उस मुल्क के। तो उसमें कोई एक ऐसा टापू मिला, या कोई ऐसी जगह मिली जो किसी के कब्जे में नहीं थी, तो इंडिया ने उसको स्टेब्लिश करके उसमें उसको भारत में ले लिया, भारत का हिस्सा बना लिया, तो वो आर्टिकल 2 से करेगा। तो ये है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में ये इंडिया के अंदर की बात करता है, कि पार्लियामेंट जो है स्टेट का नाम, एरिया, बाउंड्री या स्टेटस, ये चार चीजें चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो वो तो अभी हम बात कर लेंगे, बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है, कि पार्लियामेंट नाम, एरिया, बाउंड्री, स्टेटस। नाम का भी समझ गए हम, कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कोई जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस था उत्तर प्रदेश का पहले नाम, बाद में उत्तर प्रदेश हुआ, तो ये नाम बदल सकता है, एरिया बदल सकता है, बाउंड्री और स्टेटस। स्टेटस का मतलब ये है कि किसी स्टेट को यूटी बना सकता है, और यूटी को स्टेट बना सकता है, जैसा कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर को यूटी बनाया गया। तो बाय सिंपल मेजोरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एंड ऑब्टेनिंग द स्टेट लेजिस्लेचर व्यू। तो उसका प्रोसीजर होता है छोटा सा, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इसमें दो तीन लाइन आपको पता करनी है कि कैसे होता क्या है। होता यह है कि अगर किसी का नाम बदलना है तो पहले स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है, और स्टेट पूछना जरूरी है, उनकी बात मानना जरूरी नहीं है। समझ लीजिए मेरी बात को, कि स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लिया जाएगा कि आपका नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, स्टेटस बदलना है, लेकिन पूछना जरूरी है। और जो वो राय देंगे, वो उनका जो व्यू है वो बाइंडिंग नहीं है। और फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से एक लॉ बनाएगी, उस लॉ के थ्रू स्टेट का नाम या एरिया चेंज हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 आर्टिकल हो गए। जो थीम क्या है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट ये नहीं है।
स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि कानून बनाने वाली बॉडी, विधानसभा, विधान परिषद। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि कानून बनाने वाली बॉडी, जो सेंटर में मतलब पार्लियामेंट लोकसभा, है। लोकसभा और राज्यसभा ना, और पार्लियामेंट भी वही होती है। लोकसभा राज्यसभा मिला के पार्लियामेंट बनता है सेंटर में, ठीक है। और विधानसभा, विधान परिषद, ये मिला के स्टेट लेजिस्लेचर बनता है स्टेट में। तो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे स्टेट की लॉ बनाने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वो विधानसभा, विधान परिषद है, जिसमें एमएलए और एमएलसी होते हैं। और सेंटर की लॉ बनाने वाली बॉडी जो है वो पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा होती है, और इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है। तो अगर स्टेट का नाम बदलना है तो पहले स्टेट से पूछा जाएगा, वो अपने विधानसभा, विधान परिषद से एक बिल पास करेंगे, और वो बिल भेजेंगे प्रेसिडेंट को। वो अब चाहे वो उसको माने, मेरा नाम बदला जाए, या ना माने, दोनों सूरतों में वो बाइंडिंग नहीं होगा, पूछना जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी, और वो स्टेट का नाम चेंज कर देगी। तो ये तरीका होता है, ये प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये 3 आर्टिकल हो गए। तो ठीक है। तो जो इंडियन, अब प्रेसिडेंट को नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। आई हैव अ क्वेश्चन कि जो जी बताइए। प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, हाँ हाँ। तो उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल कंपल्सरी है? जब लॉ बनेगा तो लॉ बनने के बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। वो जब जैसे तरीका, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई, जैसे पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी, तो एक्ट बनाएगी, तो एक्ट को प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तो वो बिल जो होता है वो एक्ट बनता है। पहले वो बिल रहता है। तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, फिर नाम बदला जाएगा। ऐसे होता है। अभी आगे जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो जो पार्लियामेंट में कानून बनने का तरीका है, पहले बिल पास होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से। फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जो है उसको अप्रूव करता है। तो तो ये प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो यहाँ पे लिखा है, ये शुरू प्रोसेस में है। लास्ट प्रोसेस वाला एक अप्रूवल अलग है। और शुरू में पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, स्टेट वाले प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को भेजेगा, फिर पार्लियामेंट सेंटर की लॉ मेकिंग बॉडी उसमें लॉ बनाएगी, फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ वो नाम चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो बस इसको आपको जो मोटा मोटी याद रखना है, आर्टिकल 3 का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, स्टेट से पूछेगी, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है। ये 3 बेसिक बेसिक चीजें क्वेश्चन में आएंगी। ये बस इतना पता होना है, ठीक है। तो तो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि जो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट 1 था, तो टेरिटरी कहते हैं हिस्से को। तो हिस्सा यानी जो इंडिया है उसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो है उसका नेचर क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या फर्क होता है, उसका एक ये टेबल है। तो इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट जो होता है उसमें, और स्टेट जो होती है एक मुकम यानी एक फंक्शनल यूनिट होती है, जो अपने में इंडिपेंडेंट होती है बहुत सारी चीजों में, और उसको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। और ऑटोनोमी ज्यादा होती है, मतलब ऑटोनोमस फंक्शनिंग का पावर ज्यादा होता है स्टेट के पास। तो चीफ मिनिस्टर स्टेट में तो होता है, और यूनियन टेरिटरी में कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। जैसे दिल्ली में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और कहीं नहीं है, जैसे दादर एंड नागर हवेली में नहीं है, या इसी तरह से लद्दाख में जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। तो कुछ इस यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर होता है, कुछ में नहीं होता है। कोई कंपलसरी रूल नहीं है। और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होना जरूरी है। लेजिस्लेचर, तीसरा पॉइंट है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है वही विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। जब भी एमएलए कहते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा होती है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये एमएलसी होता है, विधान परिषद। ये दोनों मिल के स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं।
तो स्टेट है अगर, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है या मध्य प्रदेश स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो इसमें लेजिस्लेचर होना जरूरी है। अब यूनिकैमरल हो या बाई कैमरल हो, जो हमने एक बार किया हुआ है, कि यानी उसमें दोनों बॉडीज हो या एक बॉडी हो सिर्फ। और यूनियन टेरिटरी में कहीं पे लेजिस्लेचर होता है, जैसे उसका एग्जांपल है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे अपनी लोकसभा, राज्यसभा बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है और एमएलए चुन के आते हैं। और कहीं नहीं होता है, जैसे लद्दाख है और दूसरी है। और पावर में क्या है, स्टेट के पास पावर ज्यादा होती है, और यूनियन टेरिटरी जब सेंटर काम कर रही है तो यूनियन टेरिटरी के अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास पावर कम होती है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो फर्क कैसे करेंगे यूनियन टेरिटरी और स्टेट में। अब यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर अंदर एलजी, कि 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं कि जिसमें लेजिस्लेचर है। एक तो दिल्ली है, एनसीटी, और पुडुचेरी है, और जम्मू एंड कश्मीर है। जैसे क्वेश्चन आया था ना अभी कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में है, तो वो दिल्ली के बारे में है। अभी जो लास्ट एमओसीएच का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से नया क्वेश्चन आ सकता है कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 किसके बारे में है, तो ये पुडुचेरी के बारे में है, कि इसने पुडुचेरी को यूटी से कन्वर्ट, अरे मतलब यूटी विदाउट विदाउट लेजिस्लेचर से कन्वर्ट कर दिया यूटी विद लेजिस्लेचर में। तो आर्टिकल 239A ये पुडुचेरी के को लेजिस्लेचर वाला यूटी बनाता है। जैसे आर्टिकल 239AA ये दिल्ली को लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वर्ड जहां पे भी आ रहा है तो उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद। तो वो उसको लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। और अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर बोल रहा हूं तो उसका मतलब होगा पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन जैसा दिल्ली के बारे में आया था उसी तरह से क्वेश्चन पुडुचेरी के बारे में भी आ सकता है। तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर सर एक बार रिपीट कर रिऑर्गेनाइजेशन। दीजिए। जी। सर एक बार सर रिपीट कर यूनियन दीजिए। टेरिटरी बनाने का फायदा क्या मिलता है, मतलब स्टेट से अगर यूनियन यूनियन टेरिटरी में टेरिटरी कन्वर्ट बनाने की करते हैं। जरूरत ये होती है कि सेंटर को जब ये लगता है कि वो स्टेट की ऐसी इंपॉर्टेंस है कि जिस इंपॉर्टेंस की वजह से वो सेंटर के, अरे उस स्टेट की ऐसी इंपॉर्टेंस है या उसका कोई एक ऐसी रिलेवेंस है कि वो सेंटर के कब्जे में होनी चाहिए, तो उसको वो यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली चूंकि इंडिया की राजधानी है तो सेंटर को ज्यादा से या ज्यादा पावर चाहिए। बहुत सारी चीजें, पुलिस इनके कंट्रोल में है, लैंड इनके कंट्रोल में है, यही वही इंडिया का पार्लियामेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर पे है और होस्टाइल कंट्री इसके नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान। इसलिए सेंटर को ज्यादा पावर चाहिए थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसलिए उसको यूटी बना दिया। और जहां पे जरूरत नहीं रहती है उसको वो स्टेट बना लेते हैं। तो सेंटर को जब ज्यादा पावर चाहिए होती है उस जगह की कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एक वर्ड होता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि मतलब कि पॉलिटिकली या जियो पॉलिटिकली अहम होता है, उसको वो यूटी बना के रखते हैं। जैसे दिल्ली को स्टेट बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन पार्लियामेंट है और वो इंडिया की राजधानी है, तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको स्टेट नहीं बना के पावर अपने पास रखती है। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तीनों में होती है। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के पास है 90 सीट्स हैं। पहले 107 थी, फिर उसके बाद कुछ सीटें उन्होंने लद्दाख को दे दी, कुछ कश्मीर के पास बची। और पुडुचेरी में 30 मेंबर होते हैं इलेक्टेड और 3 होते हैं नॉमिनेटेड। और दिल्ली में जो मेंबर होते हैं वो 70 होते हैं। हेड ऑफ द यूटी जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, तीनों जगहों पे। फिर दादरा और नगर हवेली को क्या बनाने की जरूरत है यूटी? वो एक्चुअली वो दादर और नागर हवेली जो है वो जब इंडिया आजाद हुआ था, तो इंडिया के आजाद होने में वो पुर्तगीज या जो छोटी छोटी इंडिया में हुकूमतें थी उस टाइम, तो उनके कब्जे में था वो। तो वो उस टाइम से उसको यूटी बनाया था, और अभी वो फिर स्टेट नहीं बनाया, यानी उसको स्टेट से यूटी नहीं बनाया गया है। वो जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जो और इन्वेडर्स थे, छोटी छोटी पुर्तगीज की कुछ कब्जे में था, तो उससे लेके उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया और उसी तरह से चला आ रहा है उसको। मतलब जैसे कश्मीर को तो चेंज किया है ना, उसको चेंज नहीं किया है। हम्म।
तो ठीक है। तो सर ये सर आर्टिकल 2 अब में आते आएगा? जी। ये आर्टिकल 2 में आएगा फिर जो दादर नागर नहीं हवेली का केस? नहीं नहीं, आर्टिकल 2 में नहीं आएगा वो। एक्चुअली मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था ना वो। दादर एंड नागर हवेली गुजरात के नीचे की तरफ एक है जो इंडिया के अंदर आता है। तो वो इंडिया की वो शुरू से ही मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। जब अंग्रेज गए तो जैसे ये सब आजाद हुए। अंग्रेज 47 में चले गए हैं, लेकिन ये जो यूटीज हैं ये सब कोई 61 में, कोई 62 में, कोई 63 में, ऐसे ऐसे आजाद हुए हैं। मतलब इंडिया ने बाई फोर्स इनको बाद में आजाद कराया है। हाँ, ठीक है। तो अब सर रियल जम्मू एग्जीक्यूटिव। सर सर जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल नंबर क्या है? नहीं, आर्टिकल नंबर नहीं है उसमें। अच्छा। तो बस वो ये एक्ट से उसको किया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से स्टेट को चेंज कर सकती है। हाँ, अभी तो आर्टिकल 3 में था ना। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज करके उसको रिऑर्गेनाइज कर दिया एज अ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है। अब आते हैं कि पावर किसके पास ज्यादा होती है इन तीनों में। तो काउंसिल दिल्ली में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद सीएम, कि जो सीएम होगा और उसके जो एक कैबिनेट होती है उनके पास पावर होती है। कुछ चीजों में एलजी के पास पावर होती है दिल्ली में। जैसे ये क्वेश्चन कॉमन है, इसको याद कर लीजिए। दिल्ली के बारे में तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे सिर्फ कानून या कोई एक्ट एलजी या सेंटर बना सकती है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। कहते हैं ना कि दिल्ली सीएम के हाथ में पुलिस नहीं थी। केजरीवाल बहुत बोलते थे ये बात। तो वो यही है कि पब्लिक ऑर्डर यानी सिक्योरिटी पब्लिक की, पुलिस और लैंड, ये तीन चीजें हैं। ये जो है ये दिल्ली में सेंटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के सब्जेक्ट हैं। इसको रिजर्व सब्जेक्ट कहते हैं। और ठीक है। और पुडुचेरी के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्लिसिटली कहा गया हो कि कुछ पावर सीएम को नहीं होती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं। और कश्मीर में क्या है, जैसे पब्लिक ऑर्डर ऑफ पुलिस, ये जो है वो सेंटर के पास है। तो ये जरूरी रहता है सेंटर के लिए। तो ये तीन तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहा है सिंपल सा कि जो पुडुचेरी है वहां के एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है दिल्ली के एग्जीक्यूटिव से, तो ये सही है ऑप्शन। कि क्योंकि दिल्ली के सीएम के पास ये तीन पावर नहीं होती है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से इंटरप्रेट करना है यहां से। जैसे मैंने कहा कि ये तीन पावर दिल्ली के सीएम के पास नहीं है और ये तीन पावर पुडुचेरी में होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि वाइडर होती है इसकी पावर और मोर पावरफुल होता है पुडुचेरी का सीएम या पुडुचेरी की एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो आपको इस पे यस करना है। समझ रहे हैं ना। आपने ये कहना है कि नहीं हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। ये तीन पावर जब एक के पास नहीं है दूसरे के पास है, तो जिसके पास है वो ज्यादा पावरफुल हुआ। ठीक है ना। तो वही है नेक्स्ट पॉइंट कि पावर ऑफ एलजी। तो इस ये सॉरी ये गलत हो गया है। रिलेटिव। ठीक है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। एलजी के बारे में तो हमने बात नहीं कर रहे थे, पीएम के उसके बारे में बात कर रहे थे। जो मैं बात कर रहा था अभी सीएम के बारे में बात कर रहा था, कि मुख्यमंत्री के बारे में, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर कम है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के मुकाबले में, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड उसके पास नहीं है। ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, तो प्रीलिम्स की कुछ चीजें हो सकती हैं कि दिल्ली में एलजी वर्सेस सीएम बहुत सुनने में आता है। और पुडुचेरी का कुछ अहम पॉइंट क्या है कि ओनली यूटी वेयर एलजी कैन नॉमिनेट एमएलए। कि पुडुचेरी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो तीन मेंबर को, तीन एमएलए को नॉमिनेट कर सकता है। और जम्मू एंड कश्मीर का ये याद रखना है कि स्टेटहुड इसका कब खत्म हुआ था, तो ये एक्ट आया था 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, जिससे उसको अब यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। और सेंटर कह रही है कि जब हम चीजें वहां पे नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगी तो हम उसको दोबारा स्टेट बना देंगे। अब कब बनाते हैं ये नहीं पता। तो और दूसरी एक चीज है जो लिख लिख लीजिए अगर यहाँ पे यूटी के साथ, कि यूटी जो होती है
वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर गवर्न होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे लिख लीजिए कि, गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ, एमएचए लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूटीज को, कि जो होम मिनिस्ट्री होगी उसके अंडर में आती है डायरेक्ट यूटीज, ऐसे लिख लीजिए, एमएचए के अंडर में आती है, रन अंडर एमएचए। ठीक है, तो ये इस हमने पढ़ लिया आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 4 नहीं किया है, तो ये 3 आर्टिकल जरूरी थे जो मैंने बता दिए, कि आर्टिकल 1 भारत है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है। आर्टिकल 2 कि बाहर से किसी भी एक पार्ट को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हुए इंडिया का पार्ट बना दे। जैसे श्रीलंका के पास, जैसे श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर कोई टापू ऐसा मिलता है, तो जिसको इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि वो उनके ज्यूरिडिक्शन में है और उसको उसको इंडिया का पार्ट कह देते हैं, तो उसको कहेंगे वो आर्टिकल 40 में होगा। ठीक है, और आर्टिकल 3 है कि रिओर्गनाइज कर सकता है अंदर, इंडियन स्टेट्स के नाम, बाउंड्री, स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 एक्ट हो गए थे। अब आर्टिकल जैसे ये वाला है, ये वाला पुडुचेरी के बारे में, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पुडुचेरी के बारे में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 239A है, ये याद होना जरूरी है। पावर ज्यादा है, नॉमिनेटेड पौंडीचेरी में है, दिल्ली में नहीं है। और दिल्ली के सीएम की पावर कम है, पुडुचेरी की ज्यादा है, क्योंकि 3 चीजें दिल्ली में नहीं होती हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। हम्म, इसका अब इसको अब नए नेक्स्ट पेज पे लिखिए, जो भी आप लोग के पास बुक्स है। नेक्स्ट पेज पे एकदम शुरू शुरू में मैं 2-4 कीवर्ड्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड में सिटीजनशिप, पार्ट, आर्टिकल, ये एकदम शुरू में होना चाहिए, जो हेड होता है उसके ऊपर, ताकि इसको अगर जल्दी जल्दी में देखना हो सिर्फ पार्ट और आर्टिकल, तो वहां पे आप लोग देख लें। और सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में। तो सिटीजनशिप करते हैं कि सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट। ये जो वर्ड आता है ना स्टेट, हाँ, तो अगर ये न्यूट्रल उसमें यूज हो रहा हो स्टेट, तो स्टेट का मतलब हुकूमत होती है या मुल्क होता है। स्टेट का मतलब जो, ये हमारा प्रदेश नहीं होता। ठीक है ना, तो एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट अगर मैं यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आप लोग जैसे क्वेश्चन में भी अगर ऐसे वर्ड आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है इसके साथ, मतलब प्लूरल फॉर्म में, और कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है। इस तरह से हमेशा आपको ये समझना है कि किसी मुल्क या किसी गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्न इन इंडिया बाय आर्टिकल 5 to 11 एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। सिटीजनशिप की डेफिनेशन तो समझ गए कि आप किसी मुल्क का हिस्सा, किसी मुल्क के शहरी हैं, और इंडिया में जो इसके प्रोविजंस हैं वो पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है, और सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है। ठीक है। हम्म, तो अब आते हैं तो सिटीजनशिप, आप किसी मुल्क के शहरी हैं जैसा मैंने बता दिया, तो अब 2 चीजें हैं। एक तो सिटीजनशिप का एक्विजिशन, कि आप इंडिया के शहरी कैसे बनते हैं, आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे होती है। तो ये 2 चीजें अब हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉज इन इंडिया। कि आर्टिकल 11 याद कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है सिटीजनशिप का ना। तो ये है कि पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कि स्टेट के पास पावर नहीं है किसी को इंडिया का नागरिक बनाने के लिए या इंडिया का सिटीजन बनाने के लिए। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर, पार्लियामेंट है एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉज इन इंडिया। ये है आर्टिकल 11 में। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 11। ठीक है, अब 5 तरीके होते हैं, लिख लीजिए। 5 मोड्स हैं, 5 मोड्स हैं आपको इंडिया का शहरी बनने के लिए, कि 5 तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो नंबर 1, बाई बर्थ। तो
अब ये बर्थ वाले में कुछ डेट्स हैं, और जैसे अभी एसआईआर जब शुरू हुआ था तो उसमें जो गाइडलाइंस आई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने इनके बारे में बात करी थी कि इस डेट से पहले होगा तो नहीं है, इस डेट से पहले होगा तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाय बर्थ में इंडिया ने कैटेगराइज करा हुआ है, तीन टाइमलाइंस दी है कि अगर आप आजादी से लेके यानी 1950 से लेके 1987, आजादी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नाफिज होने से लेके 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो सिटीजन बाय बर्थ है। चाहे यानी इंडिया में अगर कोई बच्चा 1987 से पहले पैदा हुआ तो चाहे उसके पेरेंट्स इंडियन हो या ना हो, वो उसको इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, वो चाहे तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। और 87 से लेके 2004 तक में क्या है, एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, और यानी एक पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है इस 14-15 16 साल के बीच में। और फिर अगली टाइमलाइन है, कट ऑफ डेट है 2004। तो 2004 के बाद जो पैदा हुआ है जेंजीज, तो बोथ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए या वन इंडियन सिटीजन हो और अदर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, कि एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो ये तीन चीजें हैं, इसको याद करना है। 87 से 1987 से पहले कोई भी इंडिया में पैदा हुआ तो वो इलिजिबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके पेरेंट्स इंडियन थे या नहीं थे, वो इंडिया का सिटीजन होने के एलिजिबल है। अगर वो चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट उसको सिटीजन बनाएगी। 87 से 2004 तक एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, और 2004 के बाद से अब तक दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या अगर एक इंडियन है तो दूसरे के बारे में आप ऐसा डेटा देंगे कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, यानी वो या तो इंडिया का शहरी है या किसी दूसरे मुल्क का बाकायदा लीगल शहरी है। तो ये जरूरी इसलिए भी है कि अभी ये न्यूज में चल रहा है कि एसआईआर फॉर्म भरते टाइम पे ये ये कट ऑफ डेट्स का इस्तेमाल कर रही है ईसीआई इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। और दूसरा है बाय, तो एक तरीका हो गया। दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि माँ बाप जो है वो इंडिया के हैं, तो पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इज ए सिटीजन इफ आइदर पेरेंट हैज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन कंडीशंस। ठीक है, कि जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ था और टाइम ऑफ बर्थ जो थे उनके पेरेंट्स में से कोई इंडियन पेरेंट है, तो वो इंडिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, बाई बर्थ का मतलब ये हुआ कि इंडिया में पैदा हुआ हो ना, बाई डिसेंट का मतलब ये हुआ कि इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो। हाँ, समझ रहे हैं ना ये। तो अब तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन, कि तीसरा है रजिस्ट्रेशन से कैसे, रजिस्ट्रेशन के जरिए से आप इंडियन सिटीजन बनेंगे। तो उसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर एक देख लीजिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वही डिसेंट आपका इंडियन हो और इंडिया में 7 साल से रह सकते हैं। नंबर एक, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग एब्रॉड, कि आप बाहर रह सकते हैं और आप इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी जब आप पैदा हुए थे एब्रॉड में तो आपके पेरेंट्स में से एक इंडियन था और आप रह रहे हैं बाहर और आपको अप्लाई कर रहा है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, कि इंडियन सिटीजन से किसी ने अगर शादी करी तो वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड करा के अपने आप को। और माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन के जो माइनर चिल्ड्रंस हैं वो भी इंडियन हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, जैसे एनआरआई है तो उसके सिटीजन जब तक माइनर हैं वो इंडियन हो जाएंगे, फिर मेजर होने के बाद उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको यहाँ इंडियन सिटीजन रहना है तो दोबारा अप्लाई करिए, अगर नहीं रहना है तो खत्म हो जाएगी सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का देखिए बाई बर्थ वाले सिर्फ जो है उनको लिए कुछ करने की तो जरूरत माइनर नहीं है। माइनर चिल्ड्रन वाला बताना। हाँ, जैसे एनआरआईज हैं, एनआरआई तो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं तो उनके बच्चे 18 साल से पहले पहले तक वो ऑटोमेटिक इंडियन रहते हैं। 18 साल के बाद उनको जिस मुल्क में वो रह रहे हैं ना, तो वहां पे उनको दोबारा से अप्लाई करना रहता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है। ठीक है, तो ये भी हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन। ठीक है। और जो अभी जो CANRC आया था, तो CANRC में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया था वो इसी वाले क्लॉज में किया था, नेचुरलाइजेशन वाले क्लॉज में। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्लॉज अहम है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो वो जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी को 3 मुल्कों की ये वो दे रहे थे इंडिया में सिटीजनशिप, तो वो इसको अमेंडमेंट किया था, नेचुरलाइजेशन वाले क्लाउज को अमेंड करके दे रहे थे। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन का जो पार्ट है वो गवर्न होता है थर्ड स्केड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि अगर आप 12 साल से इंडिया में रह रहे हैं और गुड मोरल कैरेक्टर है और इंडियन लैंग्वेज जानते हैं, और 12 साल आप इंडिया में रहे हैं, 12 साल इंडिया में रहे हैं, मतलब कि 11 साल तो एग्रीगेट हो, यानी 20 साल के अंदर 11 साल आप इंडिया में रहे हैं, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले कम से कम 12 मंथ से लगातार आप इंडिया में हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये गुड मोरल कैरेक्टर हो, यानी पुलिस वेरीफाई करेगी, और इंडियन लैंग्वेज जानते हो, और बी फ्रॉम अ कंट्री ग्रांटिंग सिमिलर राइट्स टू इंडियन, और किसी ऐसे मुल्क से हो जहां से हमारे जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों ना, यानी हॉस्टाइल कंट्री ना हो। तो ऐसे सिटीजन्स, ऐसे लोग अगर अप्लाई करना चाहें इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप दे सकती है। सिटीजनशिप जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है, ये भी याद रखिएगा कि सिटीजनशिप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है। या अगर सीधे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है, तो जैसे अभी इलेक्शन कमीशन चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो तुक्के में लोग इलेक्शन कमीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं देती, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सिटीजनशिप देती है। तो ये अगर अगर फ्रेंडली कंट्री है, उससे रिलेशंस अच्छे हैं, और 12 साल वो आदमी इंडिया में रहा है, जिसमें से जरूरी ये है कि 1 साल लगातार रहा हो जब अप्लाई कर रहा है, करेक्टर अच्छा हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और इंडियन लैंग्वेज जानता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको सिटीजनशिप दे सकती है बाई नेचुरलाइजेशन। अब जब वो आया था CAA, जो 2019 में उसको अमेंड किया था, तो उन्होंने ये सब चीजें इसमें से न्यूट्रलाइज करी थी। कि एक तो ये जो 12 साल है, इसको कम किया गया था, शायद 7 साल किया गया था। और दूसरा जो इसमें ये रिलीजियस न्यूट्रल है, इसमें किसी कंट्री का नाम नहीं है, तो उसको रिलीजियस न्यूट्रलिटी उसकी खत्म करके उसको मतलब उससे मुस्लिम्स को निकाला गया था। तो ये अमेंडमेंट जो हुआ था वो इस स्केड्यूल में ही हुआ था। अभी हम नीचे पढ़ेंगे शायद उसको। तो ठीक है ना। तो ये 5 चीजें हो गई और 4 हो गई। चौथा क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पीपल ऑफ अ टेरिटरी बिकम इंडियन सिटीजन्स व्हेन दैट टेरिटरी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया बाय लॉ। जैसा कि अभी हमने आर्टिकल 2 के बारे में बात किया था। तो आर्टिकल 2 से अगर किसी किसी को पार्लियामेंट जो है या इंडिया जो है अपना हिस्सा बना रहा है, तो उसके सिटीजन जो है वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो वो कैसे बनेंगे, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो 5 वर्ड हो गए, इसको आप लोग देख लीजिए। बाई बाई बर्थ है, बाई डिसेंट है, आउटसाइड इंडिया पैदा हुए थे, और आपके पेरेंट्स जो है इंडियन है। रजिस्ट्रेशन है कि ये 3 4 शर्तें हैं। इंडियन से शादी करी, माइनर चिल्ड्रंस हैं, और 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है कोई एक पेरेंट्स जो थे, कोई एक वो इंडियन थे। सर तो माइनर डिसेंट हो गया, चिल्ड्रन वाला रजिस्ट्रेशन समझ हो नहीं आ गया। रहा है। जी। माइनर चिल्ड्रन वाला समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे NRIs लिख देता हूँ। NRI के माइनर चिल्ड्रंस जो हैं वो वो इंडियन होते हैं ऑटोमेटिक। माइनर यानी 18 साल से कम। जैसे, जी हाँ, 18 साल से कम। जैसे जो लोग, NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। जैसे इंडिया के जो लोग नौकरी कर रहे हैं USA में, हाँ, तो वो लोग इंडियन है, लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो उनके बच्चे जो USA में पैदा होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएंगे, अगर आप वहां के होम मिनिस्ट्री में जाके उनको रजिस्टर्ड करा रहे हैं। और 18 साल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर USA आपको सिटीजनशिप दे रहा है, तो आप USA की करा लीजिए, नहीं तो इंडिया की कंटिन्यू करिए। हाँ। नेचुरलाइजेशन का मतलब हम समझ गए कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके जो पेरेंट्स हो वो इंडियन हो।
बल्कि कोई भी इंडिया में रह रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, 12 साल से रह रहा है और इंडियन लैंग्वेज समझ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसको वो दे सकती है। एक्विजिशन के आगे हम जैसे लिख सकते हैं कि एमएचए के अंदर, एमएचए के थ्रू होती है ये जैसे भाई सर। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सिटीजनशिप देती है, ये याद रखना हेलो। रहता है। हम्म। हेलो। ठीक है। जी। जी। सर, अभी हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप, तो मतलब हाँ हाँ अभी हाँ हमने हाँ। पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास होता है ये पावर जी सिटीजनशिप जी जी देने जी। का। हाँ और हाँ। अभी ये क्वेश्चन अगर नहीं अगर नहीं। क्वेश्चन अगर पा, ऐसे आता है कि नेचुरलाइजेशन की बेसिस पे कौन देता है, तो वो एमएचए देता है। नहीं देखिए समझिए, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाती है ना, तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली। हाँ। तो कानून बनाने के बाद जैसे कोई कानून बनाएगी पार्लियामेंट, हाँ, और कानून बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगी कोई बॉडी ना, ये तो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। जैसे कि इंडिया ने कानून बना दिया, कोई जैसे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया था कि 10,000 रुपये चालान लगेगा, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अथोराइज किया है चालान का कानून बनाने के लिए। लेकिन उसको एग्जीक्यूट पार्लियामेंट नहीं करेगी ना, एग्जीक्यूशन जो होता है जमीनी लेवल पे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये मतलब होता है, पार्लियामेंट जो है एक कानून बनाने वाली बॉडी है जमीनी लेवल पे, उसको जो एग्जीक्यूट करेगी जमीनी लेवल पे, जो उसको अप्लाई करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट के बताए हुए कानून के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो रजिस्ट्रेशन एमएचए करेगी। ये फर्क होता है ना कानून बनाना और उसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप जो है लॉस कैसे होती है। तो उसके 3 तरीके हैं जिससे कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो इंडियन सिटीजन खत्म हो जाता है। नंबर 1 रिनंसिएशन, कि वो खुद वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कि आपको किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप मिल रही है, तो आपने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में फॉर्म भर के अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया, तो आप इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे। ठीक है। नंबर 2 टर्मिनेशन, कि ऑटोमेटिक लॉस ऑन एक्वायरिंग, ऑटोमेटिक लॉस, ठीक है, ऑन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, कि टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाना, जब आप कब होंगे, ऑन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, कि आपने किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप ले ली, गोल्डन वीजा नहीं लिया, कि जैसे गल्फ कंट्रीज वीजा दे देती हैं आपको, कि बहुत सारे वीजा है उनके, कि जब चाहे आप आ जाएं यहाँ प्रॉपर्टी ले लें सब रहने लगे, तो उससे आप मतलब वहां के सिटीजन नहीं बनते। तो सिर्फ आप आज रहना जाना या इस तरह की चीजें जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी दूसरे फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार के बारे में बहुत दिन तक ये न्यूज में रहता था ना, कि जब वो कैनेडियन सिटीजन था तो कानून के हिसाब से वो इंडियन सिटीजन नहीं हुआ, तो फिर उसने बाद में कनाडा की सिटीजनशिप को खत्म करके सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने बाकी रखी है अपनी। ठीक है। और तीसरा ये है कि चलिए। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन का मतलब है फोर्स विड्रॉल बाय गवर्नमेंट फॉर फ्रॉड एंड डिसलॉयल्टी। और तीसरा है कि खुद गवर्नमेंट जो है किसी को इंडियन सिटीजन खत्म कर दे, क्यों, कि उसने इंडियन सिटीजनशिप को फ्रॉड से हासिल किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये लग रहा है कि वो लॉयल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन मुल्क के तई। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उसकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है, या तो खुद छोड़ दीजिए या किसी मुल्क के की सिटीजनशिप ले लीजिए, या डिप्राइव कर दिया कि आपसे खुद सिटीजनशिप छीन ली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा जुर्म किया था। ठीक है। तो अब आते हैं, तो ये हो गया 3 तरीके से लॉस होती है और 5 तरह से ये हासिल की जाती है। अब जो सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कि इसी एक्ट से गवर्न होता है सिटीजनशिप। तो कहते हैं प्रिंसिपल लॉ सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, प्रिंसिपल लॉ दैट रेगुलेट्स द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एप्लीकेबल टू ऑल फॉरेनर्स ऑन अ रिलीजियस न्यूट्रल बेसिस ना। इसमें जो भी प्रावधान थे पहले वाले सब रिलीजियस न्यूट्रल थे। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, तो इसने क्या किया था, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 11, क्योंकि 11 के अंदर ही पावर है ना पार्लियामेंट की कानून बनाने की,
तो वही कह रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 11 ये अमेंडमेंट हुआ था, डेट रिलैक्स एलिजिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप 5 years टू स्पेसिफाइड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनका जो नेचुरलाइजेशन वाला टाइम था उसको 12 साल से 5 साल कर दिया गया। और ये रिलीजियस न्यूट्रल था, तो रिलीजियस स्पेसिफिक कर दिया गया कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज होनी चाहिए, और माइनॉरिटीज की शर्त लगा दी। तो उसी नेचुरलाइजेशन वाले क्लॉज को अमेंड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाले से। ठीक है, तो सर ये ये हो गया। फोर्सफुल विड्रॉल ऑफ वाला जो है ना, हाँ हाँ। तो इसमें मतलब कौन सा? बाहर का आदमी जो यहाँ पे लेता है नागरिकता उसके लिए है? नहीं नहीं, जी। क्या कह रहे हैं? ये जो है यहाँ पे दिया है फोर्सफुल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट विड्रॉल बाय बाय फ्रॉड गवर्नमेंट या फॉर फ्रॉड एंड डिसलॉयल्टी। जैसे किसी ने इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की सिटीजनशिप झूठ बोल के ली और आपको पता चल गया, तो अब अच्छा हुकूमत हाँ, जो है उसकी जो सिटीजनशिप को खत्म कर सकती है। ठीक है, ये मतलब है। जिसने या ली है, आपने लेकिन जो कोई यहाँ का ऐसा, पुराना है उसकी तो नहीं है ना? नहीं उसको, उसके लिए भी है, कोई अगर डिसलॉयल्टी की गई है कि उसने जी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसी डिसलॉयल्टी की है जिससे हुकूमत को ये लग रहा है कि इसको हम खत्म कर सकते हैं, तो खत्म कर सकती है सिटीजनशिप। इसका मैं अगली क्लास में एक वो दे दूंगा कि इसमें 4-5 चीजें हैं कि जिन जिन चीजों की बुनियाद बना के खत्म किया जा सकता है। या तो आप बाहर से थे, जैसे नेचुरलाइजेशन से आपने लिया बाई फ्रॉड, हाँ, तो और पता चल गया तो आपको डिप्राइव कर दिया जाए। या जी आप इंडियन सिटीजन थे लेकिन आपने कुछ ऐसा डिसलॉयल्टी दिखाई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को ऐसा, गवर्नमेंट इसको सही समझ रही है कि आपको डिप्राइव कर दिया जाए सिटीजनशिप से, तो खत्म कर सकती है। किसी भी मुल्क के पास ये पावर होता है कि किसी का सिटीजनशिप ले ले वो। तो इसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं अभी शेयर कर दूंगा। अभी यह क्लास के बाद मैं देख के बताऊंगा। तीन या चाहे वो चार बाई चीजें बर्थ हैं भी इसमें। हो। सर बाई जी बर्थ हो तभी भी। जी जी, तभी भी। हम्म, उसकी मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशंस अभी मैं क्लास के बाद अभी उसको बता दूंगा। हम्म, ठीक है। तो जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, वो हमने पढ़ लिया। जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, उसमें ये 3 कैटेगरी है न्यूज में रहती है। उसको आप लोग बस थोड़ा सा देख लीजिए ताकि पता रहे कि क्या फर्क होता है। हाँ, तो एनआरआई कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया विद इंडियन पासपोर्ट। तो जब ये इंडिया में आते हैं तो वीजा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और ऑल सिटीजन बेनिफिट्स मिलते हैं ना, कि वोट कर सकते हैं और ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और ठीक है, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये दूसरे एक कैटेगरी होती है पीआईओ। ठीक है, कि पीआईओ का मतलब होता है कि फॉरेन सिटीजन हुज पेरेंट्स एंसेस्टर्स वर इंडियन नेशनल्स। ये अब ओसीआई में इनको डाल दिया है, अब ये है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। कि अब जैसे अभी ये पढ़ा था ना बाई डिसेंट, तो बाई डिसेंट वाले जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं इंडिया में, तो वो पीआईओ या ओसीआई कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वो जब इंडिया में आएंगे तो उनको वीजा की जरूरत पड़ती है, वीजा रिक्वायरमेंट है। कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है, और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एंड फार्म लैंड। ठीक है, कोई भी जो जैसे पीआईओ है, अब तो वो नहीं है, जैसे ओसीआई अगर है कोई, तो इंडिया में वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो ठीक है ना, तो ये पीआईओ अब मर्ज हो गया ओसीआई में, तो इसको करते हैं ओसीआई को, तीसरा वाला जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन रजिस्टर्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री होती है इनकी। और बेनिफिट्स क्या है? पैरिटी विद एनआरआईज, कि एनआरआई के साथ पैरिटी है। जितने एनआरआई के बेनिफिट है इनके बेनिफिट है, 3-4 चीजें नहीं होती हैं। जैसे ये वोट नहीं करते, और गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, और एग्रीकल्चर की नए एग्रीकल्चर कर सकते हैं यहाँ पे ना, उसकी लैंड खरीद सकते हैं। और ओसीआई कैन बाय प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एंड फार्म लैंड, कि
ये एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एंड फार्म लैंड के अलावा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अब एनआरआई और ओसीआई का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं, ओसीआई इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या होता है कि जो एनआरआई वोट कर सकता है, गवर्नमेंट की जॉब कर सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकता है, ओसीआई नहीं कर सकता। तीसरा फर्क यह है कि एनआरआई हर तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, और ओसीआई जो है इलिजिबल तो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, लेकिन अगर उसने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो वो हर तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ओसीआई को, कुछ नहीं मिलते हैं एनआरआई। और एनआरआई चूंकि इंडियन सिटीजन है, इंडियन पासपोर्ट है, तो जितनी चीजें, जितनी बेनिफिट्स हमारे पास हैं, यानी जो रेजिडेंट इंडियंस है उतनी ही इनके पास भी है। ठीक है ना। तो और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, इसको अब खत्म करके मर्ज कर दिया गया है ओसीआई के अंदर, तो इसका अलग से अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये वो कैटेगरी है जो इंडिया से बाहर रहती है, और इंडिया एनआरआई का सीधा सीधा क्या है कि वो इंडियन सिटीजन है, तो जितने भी पर्क्स हैं सब मिलते हैं इंडियन सिटीजन होने के। सर ओसीआई वाले कितने टाइम तक इंडिया में रह सकते हैं? इनका कुछ होता है, शायद 2 साल है, कि उसके बाद इनको एक बार रजिस्टर कराना पड़ता है, वो मैं देख के बता दूंगा जाके। एनआरआई इलेक्शन का मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ सकते हैं। कौन? एनआरआई। हाँ एनआरआई। हाँ हाँ, एनआरआई लड़ सकते हैं। मतलब एनआरआई का क्या है कि जैसे वो MLA या MP बन गए, तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतने दिन आपको उसमें पूरा करना है। तो उतने दिन जो मिनिमम अटेंडेंस शर्त होगी उतने दिन उनको पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में रहना होगा। ठीक है। तो अभी ये लास्ट टॉपिक है सिटीजनशिप का, इसको जल्दी से करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एनआरसी, तो एनआरसी को करना है क्योंकि एनआरसी बहुत न्यूज में रहता है कि ऑफिशियल, सबसे पहले इसको डेफिनेशन क्या है। इट इज एन ऑफिशियल रजिस्टर टू आइडेंटिफाई इंडियन सिटीजंस एंड डिटेक्ट इलीगल माइग्रेंट। कि दो मकसद था, जैसा कि नाम से ही इसके जाहिर है, इंडियन सिटीजंस को आइडेंटिफाई करके इलीगल माइग्रेंट को डिटेक्ट करना है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि पैन इंडिया लेवल पे सिर्फ एक बार हुआ है 1951 में, कि 1951 के सेंसस के बाद एक बार हुआ है बस पैन इंडिया लेवल पे, और आसाम में। और इस टाइम पे सिर्फ आसाम में अपडेटेड है, और इंडिया के किसी भी स्टेट की एनआरसी अपडेट नहीं है। ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट, ये दो तीन पॉइंट बहुत अहम है जो पूछा जा सकता है। इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951 आफ्टर द सेंसस। हर 10 साल में जो सेंसस होता है ना, पहला सेंसस 51 में हुआ है आजाद इंडिया का। एंड हैज लीगल बैकिंग अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2022। सर एक बार कि रिपीट कर दीजिए ये एनआरसी वाला। ये एनआरसी होती है नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, की इंडियन सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करके एक रजिस्टर बनाना, और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाए, उनको डिटेक्ट करना। ये दो मकसद है एनआरसी का। ये पहली बार प्रिपेयर हुआ था 1951 में। हाँ, जब 1951 वाला सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो उसके बाद जो इंडियन सिटीजन्स थे, क्योंकि उस टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के आजाद होने की वजह से बहुत ज्यादा था, खासतौर से ये ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में, इस बांग्लादेश की तरफ से। तो इसलिए इसको प्रिपेयर्ड किया गया था 1951 में। और इसकी बात की गई है कि एक एनआरसी होना चाहिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, और सिटीजनशिप रूल्स आया था 2003 में। तो इसने भी कहा था कि एनआरसी होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा लीगल बैकिंग एनआरसी की क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में एनआरसी का तस्करा नहीं है, ये है, इसको लिख लीजिए पॉइंट्स में कि नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप लोग जो नोट्स बनाएंगे, तो नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एनआरसी का तस्करा, जैसे सिटीजनशिप का तस्करा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका तस्करा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एनआरसी किस में आता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। और एट प्रेजेंट एनआरसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली इन आसाम एज पर द आसाम अकॉर्ड 1985, विच 25 मार्च 1971 एज अ कट ऑफ डेट। ठीक है ना। तो चूंकि इसी के इसके आसपास जो था वो बांग्लादेश बना था,
तो इसलिए ये कट ऑफ डेट रखी गई थी और आसाम में इन्फिल्ट्रेशन, आसाम में इलीगल माइग्रेंट ज्यादा थे, तो आसाम में अभी अपडेटेड है एनआरसी। ठीक है, और जैसे ऑल इंडिया जो एनआरसी एक बार हुआ था वो उसकी जो कट ऑफ डेट है 1951 है, लेकिन जो आसाम का एनआरसी है उसकी कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 है। इसके बाद बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया है, तो जब तक वो पाकिस्तान का हिस्सा था उस टाइम तक के लिए है। द प्रोसेस इज कंडक्टेड अंडर द रजिस्टर। ठीक है, आरजीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एनआरसी तैयार करता है कौन? आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। और सेंसस भी यही कंडक्ट कराता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेंसस जो है इंडिया में कौन कंडक्ट करता है? तो इलेक्शन कमीशन नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है, उसकी एक बॉडी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हो गया एनआरसी। सर लीगल बैकिंग क्या है? ये लीगल बैकिंग जो ये कर रही लीगल है बैकिंग का सिटीजनशिप। मतलब होता है कि मतलब कि किस लॉ के अंदर उसका तस्करा है, किस कानून के अंदर, किस एक्ट के अंदर उसका तस्करा है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाद में आया है, एनआरसी पहले बनी है, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि एनआरसी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये डाउट हो कि एनआरसी तो पहले हो गई थी, जब एनआरसी हुई थी तो एक नॉर्मल रजिस्टर था, उसकी जरूरत को देखते हुए उसको लीगल बैकिंग दी गई है, ताकि कोई कोई लीगल बैकिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई दूसरी हुकूमत आके उसको हटा ना दे, कि बीजेपी ने किया था कांग्रेस हटा दे, कांग्रेस ने किया था बीजेपी हटा दे, तो इसलिए लीगल बैकिंग दी जाती है कि अब आप उसको हटा नहीं सकते। तो एनआरसी जरूरी है, और ऑल इंडिया लेवल पे एनआरसी अपडेटेड नहीं है। आसाम में अपडेटेड है, और 1971 उसकी कट ऑफ डेट है। ऑल इंडिया एक बार सिर्फ हुआ है 1951 में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिए शॉर्ट शॉर्ट और याद कर लीजिए, फिर जब पीडीएफ शेयर की जाएगी इसको अपडेट करके तो चीजें वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स करते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, सबसे पहली चीज, जब आप लोग इसकी हेडिंग डालिए, जो हेड है उसका पेपर का नए पेज पे, तो ऊपर लिखिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट आर्टिकल। तो एकदम ऊपर लाइनिंग वाले पोर्शन में नहीं, बिना लाइनिंग वाले पोर्शन में। और एक कीवर्ड लिख लीजिए कि मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये भी एकदम ऊपर वाले पोर्शन में, अगर नोट्स बना रहे हैं लोग, कि जो लाइनिंग के ऊपर वाला पोर्शन है। हाँ, ठीक है ना। और इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये भी शुरू में लिखा जा सकता है कि ये कीवर्ड्स है। ये क्वेश्चन आते ही आपका दिमाग जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये सब तीन चार चीजें ऊपर लिख लीजिए। जस्टिसिएबल लिख लीजिए ऊपर, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। क्योंकि प्रियम्बल में जो चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब की जो बात की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको स्पेसिफिकली बयान करके, क्योंकि कानून जो है वो टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होना चाहिए ना, तो यहाँ पे सब चीजें स्पेसिफिक डिफाइन है। ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसमें जो भी लाइंस हैं उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो और एक बार ना, जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई चीज ऐसी आ रही है जो हमने लाइन के साथ नहीं पढ़ी है, तो एक बार दिमाग लगा के आप उसको सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। सिर्फ अल्फाज की बैकिंग दिमाग में लेके चलना वो जरूरी नहीं होता है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है ना। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रियम्बल सबसे क्या होती पहली चीज और सबसे अहम चीज पार्ट और आर्टिकल है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, अब पढ़ते हैं। नंबर पहला पॉइंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कौन करता है? ऑप्शन आएगा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स करते हैं। नंबर 2, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये वर्ड याद करना है, इसको कीवर्ड बना के ऊपर हेड पे लिख लीजिए कॉपी के, कि मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया पार्ट 3 है और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स। कि इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको लिख लीजिए कि जो वहां पे जब डेमोक्रेसी आई थी, तो जो सिटीजन्स के लिए राइट वहाँ की गवर्नमेंट ने
बनाए थे, तो उसी से इंस्पायर्ड होके भीमराव अंबेडकर जी ने इंडिया के इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन राइट्स को या इंडियन की फंडामेंटल राइट्स को। दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है या आपसे छीन रहा है तो आप कोर्ट जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है। फंडामेंटल राइट्स एम टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मेन। तो इसको क्या करना है, सबसे पहली चीज इसका मतलब होता है कि ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि रूल बाय लॉ नहीं करती है, रूल बाय बुक नहीं करती, अपनी अथॉरिटी चलाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट को हटाता है और एक लॉ बुक देता है कि इस राइट्स के दायरे में रहते हुए वो कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, ये भी आप रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी सही है। ठीक, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके राइट्स बने हैं तो वो राइट्स एक कानून है ना, तो उनकी पाबंदी जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ हुई, गवर्नमेंट ऑफ मेन नहीं हुई ना कि आपको अथॉरिटी है जो चाहे कर लें। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बाउंडेशन है या गवर्नमेंट के ऊपर एक बंदिश है कि इनका फॉलो करना है, ये बेसिक राइट देने हैं कि अब जिंदा रहने का राइट है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये सब इंसान के पास होना चाहिए ना। आर्टिकल 6, 6 बोल, पॉइंट नंबर 6 क्या है, दे आर फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कि ये फंडामेंटल है क्योंकि प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि सबसे बुनियादी और अहम चीज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोटेक्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसलिए ये फंडामेंटल कहलाते हैं। ये वर्ड इसको समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन आएगा कि ये एब्सोल्यूट होते हैं या नहीं होते हैं। कहते हैं नहीं, ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उस पे कोई पाबंदी ना हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी चीज पे पाबंदी नहीं होगी तो वो दूसरे दूसरे आदमी के राइट्स को खराब करेगा ना, जाके दूसरे आदमी के राइट्स के खिलाफ करेगा। तो इसलिए क्या है, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए। आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप उसमें कंटेम ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते ना। तो कंटेम ऑफ कोर्ट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है राइट टू स्पीच के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कि जैसे कि आर्टिकल 19 का अभी मैंने एग्जांपल दिया है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट हो भी नहीं सकते, अगर आदमी कुछ भी बोल ले तो। आर्ट, तो अब 8 नंबर पे आते हैं पॉइंट। मोस्ट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। ये क्वेश्चन आया था, हमने एमओसीएच के सॉल्व पेपर में किया था कि 20 जो है, 20 जो है और 21, यानी 20 राइट टू लाइफ है और 20 जो है ये वो है कि राइट अगेंस्ट डिटेंशन, कि आपको बिना किसी जुर्म के कैद नहीं किया जा सकता, ये 20 में है। और 21 जो है वो राइट टू लाइफ है। तो ये दोनों राइट जो है वो नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोटेक्ट सिटीजंस अंडर अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। कि आर्बिट्रेरी का मतलब सबको पता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि इलीगल या नॉट जस्टिसिएबल, की अपनी पावर से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अगर कोई आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन है कि, तो ये राइट प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेट स्टेट एक्शन, ये भी वो स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट है। जैसे स्टेट लॉ बना दे कि अगर कोई यूपी का इंसान बिना किसी मर्जी के, बिना किसी इजाजत के एमपी चला जाता है तो उसको डेथ सेंटेंस दे दी जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट कानून बना दे, तो ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है। तो इसको कोर्ट जो है इस कानून को फौरन खत्म कर देगा, क्योंकि ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। सिर्फ इतनी सी की वजह से आप किसी की लाइफ को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। तो यही मतलब है कि दे प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो अब 12 से 35 है। तो 12 में तो ये बताया गया है कि स्टेट क्या होती है, जिसमें हाँ ये याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी हो, चाहे पुलिस हो, सुप्रीम, तो सबके खिलाफ ये काम करता है ना।
लोगों के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर कोई भी आपके हक मारता है, गवर्नमेंट हक मारती है, और या विधानसभा, विधान परिषद, या पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल, तो सबके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। तो अब आर्टिकल 13 पढ़ लेते हैं कि ये इसको है, इसका बस बुनियादी थीम, क्रक्स देख लीजिए, क्रक्स लिख लीजिए कि कोई लॉ जो है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा, तो वो लॉ जो है वो वाइड है, यानी वो खत्म हो जाएगा, नल एंड वाइड होगा वो, उसका एतबार नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिक्लेयर एनी लॉ विच वायोलेट्स या टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स इज वाइड टू एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कि उसके अंदर अगर कोई लॉ ऐसा बन रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो लॉ माना नहीं जाएगा, ये कह रहा है आर्टिकल 13। तो इसका वो याद रखना है, क्या कहते हैं, क्रक्स याद रखना है। मतलब क्या है, अल्फाज नहीं याद रखने, अल्फाज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई लॉ ऐसा बना जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो लॉ खत्म हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 कह रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट जो है वो लॉ को रिव्यू कर सकती है, तभी तो वो कोर्ट को पता चलेगा फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू एक टर्म यूज होती है, जुडिशियल रिव्यू। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आर्टिकल 13 जो है वो कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के लिए इंपावर करता है, यानी कोर्ट को ये कहता है कि आप कानून को देखिए, रिव्यू करिए कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या नहीं है, तो वो कर सकती है, क्योंकि फिर उसको वो उस लॉ को वाइड भी करार देना होगा ना। बात समझ में आ रही है आर्टिकल 13, कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो कानून नन एंड वाइड होगा, उसका एतबार नहीं होगा, उसको माना नहीं जाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब ये काम किसका है, कोर्ट का है, कि वो ये फैसला दे कि इस लॉ को माना नहीं जाएगा। और कोर्ट फैसला जब देगी, जब वो उस लॉ को रिव्यू करेगी, वो लॉ कोर्ट में जाएगा। इस पावर को कोर्ट की, कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को रिव्यू करे, और अगर वो जस्ट है, रीजनेबल है, तो उसको सही माने, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उसको नल एंड वाइड माने, और उसको स्ट्रक डाउन करे। ये पावर जुडिशरी की जो होती है, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, और इस पावर ओरिजिनेट होती है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 ये बोलता है कोर्ट को कि आप उसको देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो इसको स्ट्रक डाउन करिए, और अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है तो उसको चलने दीजिए। तो यह है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 में। लेकिन अगर अगर को देखिए, समझ लीजिए कि कुछ चीजें, अब जैसे हम ये जुडिशियल रिव्यू का टर्म जो है आर्टिकल 13 में यूज नहीं हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लिसिटली डिफाइन, एक्सप्लिसिट वर्ड यूज हो रहा है, खुसूसी तौर पे डिफाइन कर रहा है जुडिशियल रिव्यू को, तो ये गलत है, बल्कि हम समझ रहे हैं उससे कि जुडिशियल रिव्यू वाली बात। तो ये क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा कि अगर ये कहा जाए, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कि अगर ये कहा जाए कि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है तो नहीं है, लेकिन उससे इंटरप्रेट हो रहा है कि जुडिशरी जो है वो टेक डाउन कर सकती है किसी भी लॉ को, अगर फंडामेंटल लॉ के वो खिलाफ है। तो वो तो अलग बात है, एक्सप्लिसिटली वाली बात तो अगर अभी हम नहीं भी करते हैं तो आगे समझ लेंगे। तो बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है। तो कोई डाउट है किसी को? ठीक, क्लियर है ये बात यहाँ तक सबको? यस सर। हेलो? यस ठीक क्लियर है। है, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो अब फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसकी एक थीम है, और थीम के अंदर इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी क्लास के बाद फंडामेंटल राइट्स की टेबल में ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप सब लोग फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, चूंकि कि आर्टिकल 14 किस बारे में, 16 किस बारे में, 18 किस बारे में, ठीक है ना। तो हमको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। देखिए, मैंने इसको छोटा करूं, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, अब दिख रहा है सबको कि राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 राइट तक वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, हाँ। और 19 से 22 ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। ये दिख रहा है ना सबको? ठीक है। और 23-24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है।
और सर फ्रीडम ऑफ बहुत हल्का दिखाई स्पीच। दे रहा है सर, थोड़ा जूम कर लीजिए हाँ, तो थोड़ा। इसको बड़ा करता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, हल्का दिख रहा है ना, तो जैसे समझ रहे हैं, ठीक है। अभी अभी कैसा दिख रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। अब ठीक है सर। हम्म, हाँ, अब ठीक है ना। चलो, अब ठीक है, साफ आ रहा होगा। हेलो। हाँ सर अब ठीक आ रहा है। जी सर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ना, अब इनको इंडिविजुअल राइट्स कर लेते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ। फिर इसको ये बस क्लास के बाद आज इसको आप लोग कर लीजिए, फिर कल या परसों इसके क्वेश्चन से टेलीग्राम पे डालेंगे, और सब लोग अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, खासतौर से जीएस का क्वेश्चन चूंकि अटेम्प्ट नहीं किया गया है ना, तो इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना एग्जाम में काम आएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो आपने पहले जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे, तो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट नहीं होंगे लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन, तो अप्लाइड वाला पोर्शन भी आना है और डायरेक्ट वाला भी पता होना है। तो ये दोनों चीज जब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18। तो अब सीधा क्वेश्चन आएगा कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 14 टू 18 है। अब कर लीजिए राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 14 ये बहुत अहम है, क्योंकि ये पहला पहला राइट है ना, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो वर्ड है। ये इसको कहते हैं ना, आर्टिकल 14 का बेसिक क्या है कि इसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, ये लिख लीजिए। आर्टिकल 14 की थीम है रूल ऑफ लॉ, कि कानून का राज होगा, गुंडा राज नहीं होगा। तो उसमें अब की वर्ड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून सबके लिए बराबर है, और कानून की प्रोटेक्शन या तहफुज सबको बराबर मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप इंडिया के शहरी हैं तो आपकी प्रोटेक्शन बराबर होगी, और आपके अगेंस्ट में कोई जुर्म कर रहा है तो उसको भी बराबर, सबको बराबर सजा मिलेगी। ये रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंदर बात की गई है। ठीक है ना। और इसमें अहम बात एक उसका पॉइंट बनता है कि ये सिटीजन्स के लिए है या फॉरेनर्स के लिए भी, तो दोनों के लिए, ये याद रखना है, बहुत अहम। इंडिया में अगर कोई रह रहा है, फॉरेनर है या इंडियन है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसको रूल ऑफ लॉ दोनों के लिए बराबर फॉलो होगा। जैसे आप किसी इंडियन को मारो, या कोई मर्डर है, तो अगर वो मर्डर किसी इंडियन का मर्डर हो या फॉरेनर का मर्डर हो, दोनों सूरतों में कानून एक है। ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए एक है। ठीक है। और आर्टिकल 14 हो गया। आप आर्टिकल 15 के बाद बात करते हैं। तो ये नो डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 जो है, चूंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लोगों में ऊंच नीच रखना, या लोगों में अलग अलग तरह से मामला रखना। तो जब अलग डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों में, तो इक्वालिटी नहीं होगी। तो आर्टिकल 15 इक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये वर्ड देख लीजिए, ये वर्ड आता है किस किस बुनियाद पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बिना पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एजुकेशन की बिना पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना। अगर इसमें एजुकेशन वर्ड लिख के आ रहा है, तो एजुकेशन वर्ड सही नहीं है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो गवर्नमेंट एक नहीं पढ़े लिखे के मुकाबले में आपको बहुत सारी सहूलतें ज्यादा दे सकती है ना। अब कह रहे हैं कि यह आर्टिकल जो थी, ये आर्टिकल या आर्टिकल 15 जो है, ये रिजर्वेशन के तो अगेंस्ट में हो गया। रिजर्वेशन में तो हम रिलीजन या फिर कास्ट, सॉरी का, हाँ, रिलीजन या कास्ट या सेक्स की बुनियाद पे हम उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इतनी सीटें औरतों के लिए हैं, इतनी सीटें एससी या एसटी के लिए हैं, तो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट हुआ। तो कहते हैं नहीं, बल्कि इसमें यह है कि अगर कोई वीकर सेक्शन है, तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, लिख लीजिए कि वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए कानून बन सकता है ना। जैसे इसमें दूसरी बात यह भी है कि अलाउज स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन इन बैकवर्ड क्लासेस। और कहीं कहीं तो रिलीजन के बेस पे भी, अ, जैसे कर्नाटका में था कि रिलीजन के बेस पे मुस्लिम्स को कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं है, रिजर्वेशन को ये बताता है। उसका मकसद क्या होता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। ताकि, क्योंकि होता क्या है समझ लीजिए, बेसिकली रिजर्वेशन का जो वो बेसिस है, फिलोसफिकल बेसिस है या थियोरेटिकल बेसिस है, वो ये है कि
हम जब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर, हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समझने की चीज है, तो हम ये कहते हैं कि बराबरी होगी, यही कहते हैं ना। तो बराबरी के लिए जरूरी क्या है कि सब लोग बराबर हो। तो जो लोग पहले से वीक हैं तो उनको बराबरी पे लाने के लिए अलग से मेहनत करनी होगी, तो वही होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो हम इसलिए वो देते हैं ताकि वो, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और वो उन अपॉर्चुनिटी को गेन करके वो, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है। जैसे ये कहा जाता है कि कास्ट में, कि जो कास्ट थी इंडिया में, ओबीसी या एससी एसटी, उनको पढ़ने के मौके कम थे जनरल के मुकाबले में, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि पढ़ के बराबर आए। अब प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उससे हम अभी बहस नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब आर्टिकल 16 पे आते हैं, ये 15 हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 16, ये आर्टिकल्स, ये वाले आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के जो हैं वो याद होने हैं, और मुश्किल नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। आर्टिकल 16 क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरी आ रही है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। रिजर्वेशन परमिटेड फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इक्वालिटी के लिए दोनों चीज जरूरी होती है ना, कि इस एक स्पेशल क्लास ना हो जिसको ज्यादा हुकूक मिल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ना हो जिनको कम हुकूक मिल रहे हैं, ताकि दोनों मिलके एक बराबरी हो। तो जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल लोगों के शाना बशाना खड़े हो सके, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड हो उनके लिए, ठीक है। तो ये है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये बस याद करना है, समझ लिया आप लोगों ने कि, हाँ। अब आर्टिकल 17 का क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 17 किस बारे में है, तो अनटचेबिलिटी के बारे में। कि आर्टिकल 17 इसमें क्या है, आर्टिकल 17(1) अनटचेबिलिटी के बारे में है, ठीक है ना, कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। अब इसमें एक वर्ड बना लीजिएगा कि मिलिट्री टाइटल्स जो मिलते हैं, मिलिट्री टाइटल्स मिल सकते हैं ना। ठीक है, वो तो आगे होगा, चलो उसको आगे अगले वाले उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। और आर्टिकल 18 पे आते हैं अब। आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि टाइटल्स की एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, एकेडमिक मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते। ये कानूनी तौर पे मिलिट्री वाले, जैसे जो उनके जनरल्स होते हैं या शौर्य पुरस्कार मिलते हैं या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, वो मिल सकते हैं। और इसी तरह से जो वो गवर्नमेंट वो देती है, भारत रत्न, ये सब जो टाइटल्स हैं ये दिए जा सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरे टाइटल्स जो है उसको एबोलिश किया गया है। खास तौर से ये जो एबोलिश हुआ था, ये आजादी के टाइम पे जो राजा महाराजा और नवाब लोग थे, खानदानी टाइटल जो चले आ रहे थे, राजा नवाब, तो इन 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 सब चीजों को एबोलिश करने के लिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल 18, ठीक है ना। तो अब बहुत शॉर्ट में रिवाइज करिए सब लोग। आर्टिकल, सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 4 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल हैं। 14 रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। 15 नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है। और 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, राजा महाराजा और नवाब, इस तरह का लकब को खत्म करने के लिए है, ठीक है। ये हो गया, एक आर्टिकल हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। इसमें कुछ क्लियर है, ये समझ लीजिए, कुछ अगर समझना हो तो पूछ लीजिए। जितना क्वेश्चन आता है उतना कर लिया है हमने, ठीक है ना। अब आते हैं ये राइट टू फ्रीडम। ये 4 राइट्स जो हैं ये बहुत अहम है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्हीं से आते हैं, कि राइट टू फ्रीडम से। हेलो जी। तो राइट टू फ्रीडम के को करते हैं कि 4 राइट्स हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि आर्टिकल 19 किस बारे में है, तो इसमें आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, बल्कि इसमें 6 फ्रीडम्स मिलते हैं, जिसमें
ठीक है ना। तो आर्टिकल 9 फ्री राइट टू फ्रीडम अगर आ रहा है तो आर्टिकल 19 से 22 है। अब आर्टिकल 19 क्या है, उसमें 6 फ्रीडम्स मिलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपको कोई भी ऐसा एसोसिएशन या ऐसी पार्टी से जुड़ने की इजाजत है जो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो ना। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी उससे जुड़ना, किसी पार्टी से या किसी एसोसिएशन से या किसी भी उससे जुड़ना जो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर रही। और मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्टेट से दूसरी जगह जाना, इसकी भी फ्रीडम है। रेजिडेंस कहीं भी रह सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 6 फ्रीडम है, ये 6 फ्रीडम को रट लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो अब बहुत बेसिक है कि कोई भी फ्रीडम दिया जाएगा तो उस फ्रीडम की एक हद मुकर्रर की जाएगी ताकि वो फ्रीडम से आप किसी दूसरे के फ्रीडम को खत्म ना करें, एक बात। या फिर किसी प्रोफेशन के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, जैसे गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रोफेशंस के लिए जरूरी जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकती है। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो उस प्रोफेशन की जरूरत है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, एब्सोलूट नहीं है। ये याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे ना आप। असेंबली है, अब मोब लिंचिंग के लिए असेंबल नहीं होंगे ना। एसोसिएशन है, तो पब्लिक ऑर्डर इसका वो है, रेस्ट्रिक्शन है। तो पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी लिख लीजिएगा यहीं पे कि असेंबली के साथ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, कि आप जो है कि जुर्म करने के लिए असेंबल नहीं होंगे या किसी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। एसोसिएशन भी एक लिमिटेड है ना। मूवमेंट है, तो मूवमेंट है किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक है ना। रेजिडेंस है कि आप घर ले सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया है, मान लीजिए कि डिफेंस की कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है, वहां पे आप घर नहीं ले सकते। या इसी तरह से जो जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, तो कहीं कहीं गवर्नमेंट ने कानून है कि प्रोस्टिट्यूट को हर इलाके में रहने के लिए घर नहीं दिया जाएगा। एक उनका एक जगह डिजिग्नेट कर देंगे कि आपको वहां पे रहना है। तो इसके लिए भी पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी होती है रेजिडेंस के लिए। प्रोफेशन के लिए, अब डॉक्टर तो है, हर आदमी तो फ्री नहीं है ना कि डॉक्टरी का प्रोफेशन कर ले, उसके लिए डिग्री है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर क्वेश्चन में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, तो वो सही होगा। जैसे लिख रहा है कि असेंबली में आप जमा हो सकते हैं, लेकिन अगर धारा 144 लगी है तो आप जमा नहीं हो सकते। तो सही बात है, धारा 144 लगा दी उसने डीएम ने, तो आप जमा नहीं हो सकते। ठीक है ना। हाँ। तो ये आर्टिकल 19 बहुत अहम आर्टिकल है, क्वेश्चन में आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके अंदर आती है। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो अभी मैंने नीचे लिखे हैं, उसको कर लेंगे। तो 19 हो गया। आर्टिकल 20, अब ये आर्टिकल 20 इसलिए भी, अभी हमने क्या बात करी थी कि आर्टिकल 20 में कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी में। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। इसको लिखिएगा, आर्टिकल 20 को सही से। इसमें 3 कीवर्ड यूज होंगे: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी एंड नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। मैं सब समझा देता हूँ, ये अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब लिखिए क्रिमिनल लॉ में, नॉर्मली लिख लीजिए समझने के लिए। क्रिमिनल लॉ जिस दिन आपने कमिट किया है, तो उसके बाद कानून बना के उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नाफिज या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने आज किसी चीज को क्रिमिनलाइज किया, और वो चीज जो है कल जो थी वो आपने कल करी थी जब वो क्रिमिनल लॉ नहीं था, तो आप उस लॉ के तहत आपको बुक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे, जैसे कि किसी स्टेट में ये हो गया कि असेंबली नहीं होगी, 100 लोग जमा नहीं होंगे, तो कल जो 100, वरना उनको ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, तो कल जो 100 लोग जमा हुए थे उनको आज वाले लॉ से आप बुक नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो का एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि वो चीज, वो काम या वो जुर्म जिस दिन हुआ है, तो उसके बाद अगर लॉ बना है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाके इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना।
आगे होगा। ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में है। और जो टैक्स लॉ होते हैं वो हो जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाते हैं। कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने जनवरी में कोई टैक्स का लॉ लगा दिया, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल के मार्च से इस साल के फरवरी तक अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, लिखा है ना इसमें प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। तो ये टैक्स लॉ में होता है। ठीक है ना? ये समझ में आ गया कि समझाऊं? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो नो डबल जियोपर्डी। डबल जियोपर्डी का मतलब है कि दो बार, एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगी। लिख लीजिए इसको, एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर एक जुर्म के लिए आपको एक कोर्ट ने सजा दे दी, और उसी जुर्म में एक दूसरे कोर्ट में भी एफआईआर है आपके अगेंस्ट में, और कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है, तो वो दूसरी कोर्ट जो है उसी जुर्म में आपको दो बार सजा नहीं दे सकती। जैसे अभी एक्टिविस्ट के केसों में क्या होता है कि तीन चार जगहों पे एफआईआर होती है, तो गवर्नमेंट ये कहती है ना, हमेशा कोर्ट ये कहता है सबको क्लब कर दिया जाए एफआईआर को, क्योंकि अलग अलग कोर्ट सुनेगी, और अलग अलग सुनने में अगर एक कोर्ट ने सजा दे दी तो दूसरी कोर्ट उसमें सजा नहीं दे सकती। उसको कहते हैं नो डबल जियोपर्डी। इसमें भी शर्त क्या है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लिख लीजिए, शर्त क्या है कि यानी दोनों बॉडी सजा देने वाली जो जुडिशियरी होनी चाहिए। अगर एक ऑफिस है और एक दूसरा जुडिशियल सिस्टम है तो हो सकता है ऐसा कि अगर आपने कोई जुर्म किया, आपको नौकरी से निकाल दिया, और आपके खिलाफ केस हुआ, आपको कोर्ट सजा देने जा रहा है, तो ये दो बार सजा नहीं है। एक ऑफिशियल आपकी अ, सजा है, और दूसरी जुडिशियल सजा है। ये जुडिशियल के बारे में हो रहा है। ठीक है? तो ये समझ जाना है, आसान है, बस एक बार ये समझना है, डबल जियोपर्डी एक जुर्म की दो सजा नहीं है, लेकिन दोनों जुडिशियल सजाएं होनी चाहिए कोर्ट की। एक सजा आपको ऑफिस ने दे दी है, दूसरी कोर्ट दे रहा है, तो हो सकता है डबल जियोपर्डी। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है कि अपनी ही टेस्टिमनी पे, अपनी ही गवाही पे आपको सजा नहीं मिलेगी। कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपने अगेंस्ट में गवाही दो और उस पे ही सजा मिल जाए, बल्कि वो जो आपकी गवाही होगी, अगर पुलिस के रिकॉर्ड में है भी आपका बयान, तो कोर्ट में आप उससे मुकर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 20 के बारे में है। ये मतलब समझ के आ गया है कि क्रिमिनल केसेस को जिस दिन से वो लॉ बना है उसी दिन से अप्लाई होंगे, पहले पिछली डेट से अप्लाई नहीं होंगे। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अगर एक कोर्ट ने आपको कोई सजा दी है, तो उसी जुर्म के लिए दूसरी कोर्ट में आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। अपने ही अगेंस्ट में आप अपने आप को मुजरिम नहीं बना सकते कानून की, उसमें आप उससे पलट सकते हैं। तो ये है, तीन चीजें समझ लीजिए, और कीवर्ड्स जो है उसको अपना याद कर लीजिएगा। मैं इसकी टेबल दूंगा, आज आज दूंगा इसकी टेबल, जो ये हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? आर्टिकल 21, ये जो आर्टिकल्स है सबसे जरूरी और सबसे अहम आर्टिकल्स यही है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना? कि इसमें डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, इसमें तकरीबन 20-30 चीजें आती हैं। सबसे इसमें सबसे ना इसमें राइट टू लाइफ का दो दो चीजें अहम है। एक तो राइट टू लाइफ, एक तो राइट टू चॉइस। ये लिख लीजिएगा कि जब राइट टू चॉइस है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, और राइट टू चॉइस है, तो जैसे कि, और राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी इस आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और राइट टू चॉइस कि अगर आप जिससे मर्जी हो उससे शादी करना चाहें, तो ये आर्टिकल 21 है। पर्सनल लिबर्टी है कि आपको प्राइवेसी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है। फोन टैप कर रही है, तो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में भी है कि आपकी प्राइवेसी नहीं दे रही है। आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में भी है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपसे छीना जा रहा है। ठीक है? तो ये आर्टिकल बहुत अहम है। समझ गया? राइट टू चॉइस इसमें लिखा है, नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूँ नोट्स में। राइट चॉइस का मतलब बहुत सारी चीजों में ना चॉइस आपकी होगी। अगर आप अपनी चॉइस से कुछ कर रहे हैं, अपनी चॉइस से शादी करना, पढ़ाई करना, तो गवर्नमेंट आपको किसी के साथ जाना, घूमना, रहना, तो इस सब चीजों को नहीं रोक सकते कानून के दायरे में रहते हुए, इंडियन गवर्नमेंट के।
जैसे लिव इन को जो गवर्नमेंट इजाजत देती है, या अगर गवर्नमेंट नहीं भी दे तो कोर्ट जो है, अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो उसको राइट टू चॉइस मानती है, कि उनको चॉइस है, वो रह सकते हैं साथ में। ठीक है। तो आर्टिकल 21A ये बाद में ऐड हुआ है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 से 14 साल, यानी एक क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक की एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी चिल्ड्रंस के लिए। आर्टिकल 21 है, ये 86 से शायद ऐड हुआ था, अभी हम इसको देख लेंगे। ये जो है, ये आर्टिकल 21A जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको अमेंड करके ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 86 है आई थिंक, अभी नीचे देख लेंगे। तो राइट, तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल 21A है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 22, ये लास्ट आर्टिकल है फ्रीडम वाले, उसका राइट टू फ्रीडम का। इसमें क्या है कि जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है ना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड विद सेफगार्ड्स। तो ये है, ये आर्टिकल 22 जो है, ये डिटेंशन के अगेंस्ट में है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी जिसका कुछ कानून के दायरे में नहीं हो, जबरदस्ती, या अगर हो भी तो पावर को ज्यादा इस्तेमाल करके कुछ कोई काम किया जाए। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये आर्टिकल 22 में है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, एक वर्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड विद सेफ गार्ड्स। तो दो तरह का वर्ड, डिटेंशन का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना ना, अरेस्ट का मतलब होता है लीगल, मतलब उसकी एफआईआर हुई, आपको पकड़ा तो वो अरेस्ट है, आपको बिना एफआईआर के ऐसे रखा तो वो डिटेंशन है। कहते नहीं है कि डिटेन कर लिया फिर छोड़ दिया, तो वो डिटेंशन रहता है। अब कहते हैं कि दो तरह का डिटेंशन होता है, एक वर्ड लिख लीजिए, प्यूनिटिव होता है और प्रिवेंटिव होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्यूनिटिव होता है, प्यूनी प्यूनिटिव होता है, और एक जो दूसरा इसमें लिखा हुआ है प्रिवेंटिव होता है ना। तो प्यूनिटिव का मतलब होता है सजा के तौर पे डिटेन करना। जैसे कोर्ट ने कोई सजा दी और आपको जेल भेज दिया गया, तो वो प्यूनिटिव पनिश करना वाला ना, प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी के बारे में ये शक है कि ये जुर्म करेगा, जैसे हाउस अरेस्ट कर देते हैं, कि आप कि या नेता लोग को रोक देते हैं कि आप किसी सेंसिटिव जगह न जाइए, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। कि क्या नाम है, आपको किसी जगह जाने से रोक दिया गया कि आप वहां जाके जुर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसमें है कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर कुछ है, जैसे एनएसए है, तो एनएसए में punitive, आपको आर्टिकल 22 के अगेंस्ट में वो नहीं मिलेगी। ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी का जहाँ पे खतरा रहता है। इसको एक दो और कर लेते बस, ये एक और, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये दो करके फिर बंद करते हैं, कल करेंगे। ठीक है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये दो आर्टिकल और कर लेते हैं, 23 और 24। ठीक है ना। तो आर्टिकल अब ये हो गए, तो हमने दो थीम वाले राइट कर लिए थे। सबसे पहला तो साथ देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी कर लिया था, 5 थे। राइट टू फ्रीडम कर लिया था, 4 थे। अब तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि आपको कोई इस्तेहसाल नहीं कर सकता, आपको कोई बिना आपकी मर्जी के आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, 24। ठीक है ना। तो आर्टिकल 23 जो है, वो क्या कहता है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स लेबर। ठीक है ना। ट्रैफिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो सब समझते हैं, कि जैसे कुछ बच्चियां हैं, उनको कहीं से पकड़ के दूसरी जगह ले जाके बेच दिया गया, तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इसको आर्टिकल 23 में मना किया गया है। बेगार, बेगार का मतलब होता है कि किसी को फ्री में किसी से काम कराना, तो ये भी आप नहीं कर सकते। अगर किसी से काम करा रहे हैं तो उसको उसके लेबर देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। और तीसरा है फोर्स लेबर, कि किसी से किसी की मर्जी के खिलाफ आप उससे काम करा रहे हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बेगार है, फोर्स लेबर है, ये सब किस में आता है, आर्टिकल 23 में आता है। कि ये चीजें आपका फंडामेंटल राइट्स है, कि आपके साथ ये सब चीजें न, ये तीन चीजें न हो, कि आपकी ट्रैफिकिंग ना हो, आपसे कोई बिना मजदूरी के और बिना आपकी मर्जी के काम ले। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 23 था। और आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये कहता है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, हैजार्डस हैजार्डस वर्क।
कि 14 ईयर से छोटे बच्चे जो हैं फैक्ट्रीज में, माइंस में या हैजार्डस वर्क में काम नहीं कर सकते। तो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है आर्टिकल 14। ये याद रखिएगा, जो चाइल्ड लेबर की बात होती है उसमें 18 साल की एज नहीं होती है, 14 ईयर की एज मानी जाती है। और जो कोर्ट में जो जुवेनाइल होते हैं वो 18 साल का माना जाता है। हीनियस क्राइम में वो 16 से 18 के बीच में अगर कोर्ट को लगता है तो उसको एडल्ट की तरह उसकी प्रोसीडिंग चला सकते हैं। हीनियस क्राइम का मतलब कि उस तरह का क्राइम जो लग रहा है कि होश हवास में किया है, समझदार हो गया, हो चुका था। और बाकी जब चाइल्ड लेबर की बात होती है तो वो 14 ईयर की एज मानी जाती है। तो 14 ईयर से अगर कोई बच्चा छोटा है तो हैजार्डस वर्क जो है, जैसे ये माइंस वगैरह होते हैं जहाँ से पत्थर वत्थर काट रहे हैं या कोई ऐसी फैक्ट्री है, तो वहां पे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 25। ठीक है, तो बस आज यहीं तक करते हैं, टाइम हो गया। सर 22 बताना एक बार। आर्टिकल 22। ये सर आर्टिकल 22। 22। जी। ठीक है, 22 जो है वो पार्ट है किसका? राइट। सबसे पहली चीज है ना कि वो पार्ट किस आर्टिकल का है, ये क्वेश्चन आता है कि क्या है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है ना। और 22 कहते हैं कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, कि इलीगली आपको कोई कैद नहीं कर सकता। इलीगली आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई बॉडी कैद नहीं कर सकती। लीगल बेसिस होनी चाहिए अरेस्ट की, या लीगल बेसिस होनी चाहिए आपको डिटेन करने की ना। कोई कानून आपने तोड़ा है, हाँ, बिना किसी जुर्म के आपको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 22 कहता है। जैसे जब 1975 फोर के आसपास इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी घोषित हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इलीगली अरेस्ट किया गया था या डिटेन किया गया था। उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22 कि इलीगली बिना किसी जुर्म के आपको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। डिटेंशन का मतलब होता है बंद करके रखना। अरेस्ट वर्ड का मतलब होता है कि जैसे पुलिस का पकड़ना आपको, या ईडी का पकड़ना, कोई मतलब लीगल उसका पकड़ना। तो डिटेंशन की दो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक प्यूनिटिव होता है, PUNITIV। प्यूनिटिव की डिटेंशन का मतलब होता है कि जुर्म करने के बाद आपको डिटेन करना सजा के तौर पे। प्यूनिटी का मतलब आफ्टर क्राइम आपको डिटेन करना सजा के तौर पे, ये प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि बिफोर क्राइम आपको जैसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, वर्ड यूज होता है। कॉम्प्रिहेंट ये किया गया कि आप कुछ जुर्म करोगे ना, जैसे नेताजी लोग होते हैं किसी सेंसिटिव जगह पे जाते हैं, जहाँ पे कोई केस हुआ है, मर्डर हुआ है, या भी कोई पॉलिटिकल इशू है, तो उनको जाने से रोकना, ये प्यूनिटिव डिटेंशन है। तो विद सेफ गार्ड्स के साथ ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि अगर लग रहा है कि फला आदमी किसी जगह जाएगा तो वहाँ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, तो आप उसको रोक सकते हो जाने के लिए। ये है। सर डिटेंशन में और बाकी जो प्यूनिटिव फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम कर लेंगे। सर प्यूनिटिव डिटेंशन और अरेस्ट में क्या फर्क होता है? ये प्यूनिटिव डिटेंशन और अरेस्ट हाँ, में क्या और फर्क है? अरेस्ट। प्यूनिटिव नहीं, प्यूनिटिव डिटेंशन, लीगल अरेस्ट और प्यूनिटिव डिटेंशन में कोई फर्क नहीं है। आर्बिट्रेरी अरेस्ट में फर्क है ना। जैसे अगर नॉर्मल अरेस्ट कहते हैं ना, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हाँ, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन और अरेस्ट एक ही चीज है। लेकिन आर्बिट्रेरी अरेस्ट क्या है कि जैसे पुलिस ने बिना किसी जुर्म के आपको पकड़ लिया, कोई FIR भी नहीं है, तो वो अलग है। हालांकि अरेस्ट, वैसे अरेस्ट और प्यूनिटिव डिटेंशन एक ही चीज है कि आपने कोई जुर्म किया, आपके खिलाफ शिकायत हुई, पुलिस ने सजा के तौर पे आपको पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिया, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन है आपका। ठीक है, तो बस, और कुछ? सर ये जो ठीक है, प्रिवेंटिव तो आज डिटेंशन। की क्लास क्लियर है? कोई डाउट, किसी को कोई सवाल? जी सर। ठीक है। सर जो प्रिवेंटिव अब डिटेंशन है। अब मैं अभी ये आर्टिकल्स की एक फोटो, अरे आर्टिकल्स का एक भेजता हूँ। सॉरी, आर्टिकल कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स आप लोग सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है। ठीक है, तो कोई कोई डाउट, किसी को कोई सवाल? जी सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल
फंडामेंटल राइट्स के जो बचे हुए हैं रिमेनिंग है उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। और अभी कल परसों से इसके क्वेश्चंस आएंगे, सब लोग अटेम्प्ट करिए उसको। उसमें कोई भी किसी भी की तरफ से आप लोग सब जितना ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए, कोताही मत करिए। उससे एक झिझक दूर होती है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक तरीका आता है। जीएस का क्वेश्चन बहुत अलग तरह से बनता है, ठीक है ना? ठीक है। और सलमान, ये कॉस्मोस ये निकाले